हेलो दोस्तों। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपको सच में सक्सेसफुल होना है तो आपको चोर की चोरी पकड़ना जरूर से आना चाहिए। वॉरेन बफेट का बताया हुआ रूल नंबर 1 है कीप योर मनी सेफ। लेकिन आपका मनी सेफ तो तभी रहेगा ना जब आप उसको किसी फ्रॉड कंपनी में ना इन्वेस्ट किए हों बल्कि किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किए हों। इन्हीं सब रीजन की वजह से मैं कॉक्स एंड किंग कंपनी की थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें देखने को मिली। और जो चीजें मैंने पाई तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं पहले भी उसमें इन्वेस्ट करने को सोचता तो शायद तभी उसमें पैसा लगाया ही ना होता। जिन कंपनीज में फ्रॉड होता है उन कंपनीज की रिसर्च मैं अक्सर करता हूं क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिन्होंने फ्रॉड किया हुआ है अगर मैं उनके दिमाग को पढ़ सकूं तो मैं समझ सकूंगा कि उनकी सोच किस तरह से होती है फ्रॉड करने के लिए। तो जब मैं उनकी थिंकिंग समझने लगूंगा तो मैं फ्यूचर में जिस कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा वहां पे वो चीजें पकड़ सकूंगा कि वो सेम बिहेवियर उस कंपनी में हो रहा है कि नहीं। तो अगर मैं ये पकड़ना सीख जाऊंगा तो फ्यूचर में मैं अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकूंगा क्योंकि फ्यूचर में मैं पकड़ पाऊंगा कि किसी कंपनी में सेम चीजें हो रही हैं कि नहीं। कॉक्स एंड किंग्स कंपनी का बिजनेस ट्रेवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। 2019 में इसने बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर दी। अभी अभी इसकी फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी तो उसमें काफी चीजें निकल के सामने आई। फॉरेंसिक ऑडिट मैं बता दूं, जैसे आपने देखा होगा सीआईडी आता था सोनी चैनल पे, तो उसमें जब भी मर्डर हो जाता था तो उसके बाद फॉरेंसिक की टीम आती थी जो इन्वेस्टिगेट करती थी कि क्या हुआ रहा होगा और वो जो है प्रूफ फाइंड आउट करती थी जिसकी वजह से जिसने मर्डर किया है वो पकड़ा जाता था। तो सेम वही केस कंपनीज में भी होता है। जब भी लोगों को डाउट होता है कि किसी कंपनी में फ्रॉड हुआ होगा तो फॉरेंसिक ऑडिट की टीम आती है और इन्वेस्टिगेट करती है। तो फॉरेंसिक ऑडिट की टीम ने इस कंपनी में पाया कि इन्होंने ₹9,000 का सेल्स डेटा गलत दिखाया हुआ था और इन्होंने 160 फेक कस्टमर्स दिखाए थे। तो वो 160 फेक कस्टमर्स थे जिनके थ्रू इन्होंने सेल्स का डेटा गलत दिखाया हुआ था। इन्होंने ₹21,000 का फंड एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया था, वो भी इलीगल वे में। इन्होंने ₹1100 का लोन प्रोवाइड किया था आलोक इंडस्ट्रीज को। आलोक इंडस्ट्रीज के बिजनेस के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था, फिर भी इन्होंने लोन प्रोवाइड किया था। उसका रीजन ये था कि उस टाइम पे जो आलोक इंडस्ट्रीज के सीएफओ थे वो जो थे अनिल खंडेलवाल के भाई थे जो कि कॉक्स एंड किंग कंपनी के सीएफओ थे। इन्होंने 2014 से लेके 2019 तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गलत दिखाए। इन्होंने सेल्स फिगर को ओवर स्टेटेड किया था, मतलब बढ़ा चढ़ा के दिखाया था। और जो इन्होंने कर्जा ले रखा है, जो इनके ऊपर लोन है, उसे बहुत कम करके दिखाया था। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि मान लो 2014-15 के आसपास आप इस कंपनी में इन्वेस्टेड होते तो क्या आप ये चीजें पता लगा सकते थे? क्योंकि अगर आप ये करंटली देखिए, सामने मैंने शेयर का प्राइस दिखाया है तो आप देखिए कि 2018 के बाद ही इसका शेयर का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ। तो ये फ्रॉड जो है स्टार्ट था 2014 से, लेकिन शेयर का प्राइस गिरना स्टार्ट हुआ 2018 से। तो मान लीजिए अगर आप इनमें इन्वेस्टेड हैं तो आपको 2018 के पहले निकल जाना चाहिए, तभी आप अपना पैसा बचा पाएंगे क्योंकि उसके बाद तो शेयर का प्राइस गिरने ही लगा। दूसरी चीज ये भी है कि इसके गिरते हुए प्राइस को देख के बहुत से लोग लालच में भी आ गए होंगे और उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया होगा, फ्रेश बाइंग स्टार्ट की होगी। तो अगर आपको नॉलेज होती प्रॉपर और आप डेटा एनालाइज करना जानते तो क्या आप ये चीजें जान पाते कि अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको निकल जाना चाहिए और नहीं इन्वेस्टेड हैं तो आपको फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। किसी कंपनी में फ्रॉड हो सकता है या नहीं हो सकता वो पता लगाने के लिए मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो मेरा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ऑडिट कमेटी का पता लगाना और उनके बारे में रिसर्च करना। लेकिन उसमें काफी टाइम जाता है, उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च चाहिए होती है और एनालिसिस चाहिए होती है। उसको छोड़ के एक चीज और मैंने बताई है
कि आप जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट और कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस का रेशियो निकालिए। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड करिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से और मल्टीप्लाई करिए 100 से। तो जो परसेंटेज आता है वो एक एवरेज अगर आप देख लो तो कम से कम 30 के तो ऊपर ही होना चाहिए। मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बताया है, तो मैंने सोचा चलो उस क्राइटेरिया के थ्रू चेक करते हैं क्या ये कंपनी वो क्राइटेरिया को पास करती है कि नहीं। तो मैंने इस कंपनी का 2014 से लेके 2018 तक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठा लिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो या ईबिटा बोलो, ये दोनों सेम ही होता है। आप मेरे वीडियो में जाके देख लेना, मैंने डिटेल में बताया कि ये आप कहाँ से निकाल सकते हो ये वैल्यूज। तो अभी के लिए मैं बताता हूँ कि मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट उठाया 2014 से 2018 का। आप देखो येलो कलर से जो मैंने मेंशन किया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप देखो 2014 में है 206, फिर 241, 271, 274, 296, मतलब लगातार इन्होंने दिखाया कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है। जबकि उसी के जस्ट नीचे देखो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट किया है कैश। तो इनका प्रॉफिट तो इन्होंने ये दिखा रहे हैं कि बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन उस बढ़ते हुए प्रॉफिट में ये कैश कितना पा रहे हैं आप देखो 2014 से लेके 18 में। 2014 में -169। अच्छा ये फिगर्स क्रोर्स में, आप इमेजिन करो कि 2014 में इन्होंने दिखाया है कि इन्हें प्रॉफिट हुआ 206 करोड़ का, ठीक है। और इनके पास कैश कितना आ रहा है उस प्रॉफिट के बाद? कैश क्या आ रहा है? लॉस हो रहा है, कैश जा रहा हाथ से कितना? 169 करोड़। सोचो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? आप खुद ही इमेजिन करो कि आपकी एक दुकान है। जब भी आप बिजनेस एनालाइज क्या करो ना, तो इमेजिन क्या करो कि आपकी एक छोटी सी दुकान है जहां पे आप सिंपल जो ग्रोसरी स्टोर होता है ना, जनरल स्टोर, किराने की दुकान, वो दुकान है। उसमें वो आपका खुद का बिजनेस, आप बिजनेस करते हो, आप प्रॉफिट बनाते हो। मतलब मान लो 1 लाख का प्रॉफिट बनाते हो। तो प्रॉफिट बनाने के बाद जब आप शाम को पैसा देखते हो तो उसमें प्रॉफिट ना होकर उसमें लॉस रहता है। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता ना। आप जनरल स्टोर पे जब आप बिजनेस करते हो और सामान बेचते हो, तो मान लो 1 लाख का सामान बेचा है, तो कुछ कुछ चीजें आप उधार पे अगर दे भी देते हो, तो कम से कम 1 लाख का सामान बेचने के बाद मिनिमम 30,000 तो आपके दुकान में, दुकान के ड्रॉर में कैश तो रहता ही है ना। ऐसा तो होता ही नहीं ना कि कैश रहा ही नहीं। इमेजिन करो कि आपने पूरे दिन बिजनेस किया और आपके ड्रॉर में कैश ही नहीं है, उल्टा आपने कैश दे दिया है। तो ये तो रॉन्ग है ना। आप देखो 2014 में ही पकड़ लो। चलो 2014 में मान लो आपने मिस भी किया एक दिन, एक साल ढील दे दी कि चलो ठीक है एक साल का इन्हें मौका देते हैं। 2015 में इन्होंने फिर सेम चीज रिपीट की, बल्कि और ज्यादा इन्होंने प्रॉफिट और ज्यादा दिखाया। और देखो कैश में लॉस और ज्यादा, -181 करोड़ का लॉस, ठीक है। 2016 में थोड़ा सा ये बेईमानी कम किए, लेकिन फिर इन्होंने 2017 में बेईमानी की। और फिर 2018 में देखो 296 करोड़ का प्रॉफिट दिखाने के बाद इनको कैश में लॉस हो रहा है 637 करोड़ का। मतलब क्या आंखें खोलने के लिए, आपकी आंखें खोलने के लिए और क्या चाहिए? इतना काफी नहीं है? इसके बाद जो मैंने दूसरी रिसर्च की, मैंने ये पता लगाने की कोशिश की कि इस कंपनी में हर साल जो ऑडिट होता था, 2014 से मैंने उठाया। तो जो जो लोग ऑडिट करने आते थे उनको कितनी सैलरी ये लोग देते थे और हर साल उनकी सैलरी कितनी बढ़ाते थे। आप आइडियली देखो कि अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और अगले साल आपकी सैलरी बढ़ गई, ऐसा कब होता है? आप काम कर रहे हो, कंपनी को मुनाफा हुआ तो सैलरी बढ़ा देती है। कभी कंपनी को लॉस होता है तो थोड़ी ना सैलरी बढ़ाती है, या फिर बढ़ाती भी है तो एक लिमिट में बढ़ाती है। ऐसा थोड़ी कि बहुत ही ज्यादा बढ़ा दी, डबल कर दी, 4 गुना कर दी। तो ये चीज जरूर देखना होता है। क्या होता है कि जब भी कंपनीज में फ्रॉड होता है तो ऑडिटर्स चेक करने आते हैं हर साल। बहुत बार ऑडिटर्स पकड़ लेते हैं, ऑडिटर्स को डाउट होता है, लेकिन ऑडिटर रिपोर्ट बना के चले आते हैं। तो मैनेजमेंट वाले प्रमोटर्स लोग जो फ्रॉड करते हैं, वो बहुत बार उन्हें पैसे खिला देते हैं या ज्यादा सैलरी ऑफर करते हैं, जैसी सैलरी उन्हें कहीं और नहीं मिलती है। तो उनको चुप कराने के लिए उन्हें ज्यादा पैसा देते हैं। ज्यादा पैसा देंगे तो क्या होगा?
ऑडिटर ज्यादा डीप में नहीं घुसता है। जितना वो लोग दे देंगे कि भाई ये चीजें चेक करो, वो अपना चेक करेगा, पैसा उठाएगा, निकल जाएगा, ज्यादा डीप में नहीं जाता है। और अगर वो कुछ फाइंड आउट कर भी लेता है, उसे कुछ शक होता भी है, तो वो सिर्फ उन्हें ही बताता है, मैनेजमेंट वालों को, और उस पर कोई रिपोर्ट भी नहीं बनाता, बाद में क्लीन कर देता उसे पैसा लेने के बाद। तो ये चीज देखना जरूरी है कि क्या ऑडिटर को ज्यादा पैसे दिए जा रहे हैं, और हर साल क्या पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं बहुत तेजी से। भले ही कंपनी लॉस कर रही हो, कम प्रॉफिट बना रही हो, लेकिन आप सैलरी बढ़ाते ही चले जा रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है। तो हमारा चेक करने का क्राइटेरिया ये है कि कंपनी के रेवेन्यू में जितने परसेंट की ग्रोथ आई है, ऑडिटर के पेमेंट में भी लगभग उतने ही परसेंट की ग्रोथ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रेवेन्यू मैंने टॉप पे मेंशन किया है, जो कि क्रोर्स में है। ऑडिटर की फीस लैक्स में है, जो कि एकदम नीचे मेंशन की है मैंने, टोटल फीस। ठीक है, तो आप देखिए दो कॉलम्स हैं यहाँ, 2013 की और 2014 की। आप सबसे पहले ऑडिटर की फीस देखिए। 2013 में सबसे नीचे मैंने मेंशन की है, टोटल 54 लैक्स का पेमेंट इन्होंने किया था ऑडिटर को। 2014 में वो पेमेंट बढ़ के हो गया 73 लैक्स का। ग्रोथ कितनी हुई पेमेंट में? 35% की। सबसे टॉप पे देखिए, रेवेन्यू था इनका 2013 में 371 करोड़, 2014 में हुआ 411 करोड़। रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी हुई? 10%। अब कंपनी का रेवेन्यू तो 10% बढ़ा, लेकिन ऑडिटर का पेमेंट जो है 35% बढ़ा दिया। वाह क्या बात है। चलिए 2015 में देखते हैं। 2015 का डेटा हम कंपेयर करते हैं 2014 और 15 का। तो दो कॉलम मैंने मेंशन किए। सबसे नीचे आप देखिए, 2014 में ऑडिटर की फीस थी 73 लैक्स, जबकि 2015 में हो गई 1238 लैक्स, मतलब 1595% की ग्रोथ। और टॉप पे देखिए रेवेन्यू में ग्रोथ कितनी हुई? 411 था, 467 हो गया। रेवेन्यू में ग्रोथ है सिर्फ 13% की, और ऑडिटर के पेमेंट में ग्रोथ हो गई 1595% की। बाप रे, क्या आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है ना यहाँ पे? उसी तरह से 2016 का डेटा अगर आप देखेंगे, तो ऑडिटर के पेमेंट में ग्रोथ है 34% की, और रेवेन्यू में ग्रोथ है 13% की। तो यहाँ पे भी डेंजर का साइन है। 2017 का डेटा आप देखो। 2017 में इनके रेवेन्यू में ग्रोथ आ गई 483% की, और ऑडिटर की फीस कम कर दी है। यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं। आप देखो, इन्होंने पहले ज्यादा फीस दी रही होगी, तभी तो कम कर रहे हैं ना, क्योंकि रेवेन्यू में जब ग्रोथ होगी तो तुम फीस कैसे कम कर सकते हो। यहाँ पे भी ये उल्टा ही कर रहे हैं, पकड़ने वाले यहाँ से भी पकड़ सकते हैं। तो आप देखिए कितने आसानी से सिर्फ मैंने दो ट्रिक्स लगाई। एक, कैश टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट का रेशियो निकाला, मतलब कैश और ऑपरेटिंग प्रॉफिट को मैंने कंपेयर किया। दूसरा, इनकी ऑडिटर की फीस चेक की। सिर्फ मैंने दो ही पॉइंट से, दो ही चेकलिस्ट के थ्रू इनको पकड़ लिया। तीसरे पे तो मैं गया ही नहीं कि मैं मैनेजमेंट एनालाइज करूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एनालाइज करूं, ऑडिट कमिटी एनालाइज करूं। मैंने वो सब तो किया ही नहीं, यहीं से ही ये पकड़ में आ गए। तो मैंने दो चेक लगाए, दोनों में ही पकड़ में आ गए ये। तो कहने को देखिए कि जिसको पकड़ना आता है तो कितना इजी होता पकड़ना, बट कुछ लोग जो है फंस जाते हैं ऐसी कंपनीज में। तो दोस्तों ये था वीडियो मेरा कंपनीज का फ्रॉड पकड़ने से रिलेटेड। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और मेरे पास काफी सारी और भी ट्रिक्स हैं जो फॉरेंसिक ऑडिट वाले अप्लाई करते हैं फ्रॉड पकड़ने के लिए। मैं धीमे धीमे करके आपको वो ट्रिक्स बताता जाऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।